आप सुन रहे कहानी बेइंतहा सफर इश्क का भाग 21। अपने घर के मंदिर में बैठी किरण पूजा कर रही थी। पुष्प अर्पण करती माँ गौरी के समक्ष हाथ जोड़े बैठी मन ही मन माँ से प्रार्थना करती हुई कह रही थी, माँ, अपनी माँ के बाद से मैंने हमेशा आप में ही अपनी माँ को पाया है। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज भी आपसे कुछ मांगने नहीं आई माँ। आपने तो बिन मांगे ही मेरी झोली खुशियों से भर दी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस ये प्रेम की अलग कभी ना बुझे, मैं उनकी नज़रों के सामने बनी रहूं, यही एकमात्र चाहत है मेरी। मन ही मन बुदबुदाते उसने कुछ संस्कृत के श्लोक पढ़े और काफ़ी देर तक चुप होकर कुछ देर उसी अवस्था में हाथ जोड़े बैठी रही, जैसे माँ की हाँ के इंतज़ार में हो। काफ़ी देर बाद किरण ने आँख खोली। कुछ पल तक वे माँ की प्रतिमा निहारती रही। उसके होंठ उस समय दो कलियों जैसे आपस में लिपटे अभी भी मौन प्रार्थना में गुम थे। मूकता से किरण पलके झुकाकर माँ की प्रतिमा के आगे रखे सितार को देखने लगी कि तभी एक पुष्प धीरे से लुढ़कता सितार पर गिरता है और पल भर को सितार झंझना उठता है। इसे सहसा किरण के होठों की कलियां खिल उठती हैं और माँ के नमस्तक होती वह उस पुष्प को उठाकर अपनी पलकों पे लगा लेती है। उसके द्वारा पुष्प उठाने से तार एक बार फिर झंकृत हो उठते हैं। वातावरण की खामोशी में एक तरंग सी दौड़ जाती है। अब वे सितार को प्रणाम करके उसे बड़ी तन्मयता से उठाकर सलीके से रखती बड़ी सरलता से उसके तारों पे अपनी उंगलियां दौड़ाने लगी थी। सरस भजन का संगीत पल भर में वातावरण में ऐसा मोहक रस खोल देता है जिससे मनोहर दास भी वहीं खिंचे चले आते हैं। यह उसके रोजाना के नियम की तरह था। अब पूजा के बाद मंदिर में ही रखे सितार को लिए वे भजन गाने लगती है, मानो मन की तरंग सुरों का रूप लेती और झंकार के रूप में उतर आई थी। घर का पोर पोर आनंद से भर उठा। मन उस पल मोक्ष के उस सुकून की यात्रा तय करने लगा हो मानो। भजन गाकर वे जो ही सितार रखकर आरती के लिए पलटती है तो अपने पिता को खड़ा पाते उन्हें आरती देने लगती है। तो मनोहर दास कहते, मेरी हर सुबह तो तुम्हारे इस भजन की आदत है बेटी। अब सोचता हूँ अगर किसी दिन सुबह ही तुम्हारा भजन नहीं सुनूंगा तो पता नहीं किस चिर निद्रा में सोता रह जाऊंगा। बाबूजी, ऐसा क्यों कहते हैं? वे विफरती हुई उन्हें टोकती है, पर वे उसी तरह मुस्कुराते उसके सर पे हाथ फेरते हुए कह रहे थे, क्या करूं, इस पल यही विचार मन में घुमड़ आया। पर यही सच है, तुम्हारे बिना क्या ये घर घर रह सकेगा? किरण अपने पिता के सीने से लगी भावुक हो उठी थी। बेटियां आखिर कब तक पिता के पास रहती हैं, पर बस यही विश्वास है कि इस घर की इज्जत अब पराए घर की भी इज्जत बनी रहे। तुझे वही मान सम्मान मिले जिसकी तू हकदार है और कोई चाहत नहीं मेरी। वे स्नेह से उसका सर सहलाते कहते रहे, आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो कितनी खुश होती। तुम्हें इस तरह सितार बजाते देख तुम्हारी माँ की याद आ गई। वो भी जब सितार बजाती थी तो जैसे पूरा वातावरण उनका गुलाम हो जाता था, चारों ओर खुशनुमा माहौल सा बन जाता था। बाबूजी, मैं भी सितार बजाती हूँ तो लगता है जैसे माँ आसपास ही है और उनकी आवाज़ में सितार की तरंगी सुनने लगती हूँ। जानती हो किरण, तुम्हारी माँ को सितार बजाना किसने सिखाया? अरुण की माँ ने। वे बहुत अच्छा सितार बजाती थी। वो भी क्या दिन थे जब उन्हें संवेद भक्ति स्वर में गाते हम दोनों दोस्त साथ साथ आनंदित होते देखते। पर वो दिन तो चले गए। एक गहरा श्वास छोड़ते वे कहते हैं, जबकि किरण मन मन मुस्कुराती सितार की ओर देखने लगती है। अरे भाभी, घर पर बैठ कर क्या करूँगा मैं? मुझे नहीं पता, बस आज कल तो फिर शादी है और अब से इन 2 दिन बिल्कुल बाहर नहीं निकलोगे, समझे ना? भाभी की नाराजगी पे अरुण सीने पे हाथ बांधे देखता हुआ कहता है, आप बोलो तो उसके अगले दिन भी बाहर नहीं निकलता, ठीक है? ओहो, भूमि उसे तिरछी नज़र से घूरती हुई मुस्कुराती कह रही थी, क्या सच में? तो बारात लेके कौन जाएगा? भाभी अब उसे इस तरह देखने लगी कि अरुण बस नजरें बचाते हुए वहां से निकलने लगा। वे 2-3 सीढ़ियां एक साथ फलांग कर पार कर अपने कमरे की ओर चल दिया ताकि असमय आई मुस्कान सबसे छिपा सके। तभी पीछे से उसे छेड़ती हुई भाभी की आवाज़ सुनाई पड़ी, कहाँ चले? ओह, लगता है अब फ़ोन करके ये भी पूछा जाएगा क्या? वो भी
सबकी हंसी की आवाज़ जहाँ उसका मन गुदगुदा गई, वहीं फ़ोन के नाम पर अब सच में उसका रुकना मुश्किल हो गया। बैठक में लगा फ़ोन ज़्यादातर सारंगी ही उठाती। अभी अभी मेहंदी लगाकर काकी गई थी, जिससे बैठक में वे दोनों अकेली ही थी। सारंगी सामान समेटती किरण की मेहंदी देखती मुस्कुराती हुई कह रही थी, काकी ने कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है, अब देखना जब रचेगी ना तो सब देखते रह जाएंगे, आखिर प्यार भी उनका उतना ही गहरा होगा ना। सारंगी की हंसी की फुहार पर किरण गुस्से का दिखावा करती टेक लेकर लेट जाती है। अब दोनों हथेली सहेजने भी रखनी थी और तब से बैठे बैठे उसकी कमर दुख गई। तभी सारंगी हंसी रही थी कि अचानक से फ़ोन बज उठा, तो दोनों हैरान एक दूसरे की ओर देखने लगी। मेहंदी ना होती तो किरण झट से फ़ोन उठा लेती, पर मन मसोजे सारंगी को देखने लगी। उसे भी जाने क्या मस्ती सूझी, वे जानकर सामान उठाती हुई फ़ोन की ओर ध्यान ही नहीं देती। ये देख किरण झींकती हुई बोल उठी, फ़ोन क्यों नहीं उठाती सारंगी? होगा किसी का, आप आराम करो ना, आने तो फ़ोन। बार बार बज रहा है, उठाना। क्यों, किसी खास का फ़ोन आना है क्या दीदी? सारंगी मस्ती में मुस्कुराती हुई कहती है तो किरण का चेहरा गुस्से से भरने लगता है। फ़ोन 2 बार पूरी रिंग जाकर कट गया था। वहीं किरण की बेचैनी बढ़ी जा रही थी तो सारंगी की हंसी भी। अरे तुम दोनों यहाँ बैठी हो तो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? तभी किरण का ध्यान आवाज़ से दरवाजे की ओर जाता है, जहाँ से बाबूजी चले आ रहे थे। ये देख सारंगी हंसी भूलती झट से फ़ोन उठाती हुई बाबूजी की ओर देखती हुई कहती है, हाँ वो पंडित जी है ना, सामान पूछ रहे थे, बस उनकी लिस्ट ढूंढने लगी थी बाबूजी। लाओ, क्या मैं अब करूँ बात? नहीं बाबूजी, अब तो बता दिया, अब मैं ही बोल देती हूँ कि लिस्ट मिल गई है। सारंगी बात बनाती हुई मिमियाती हुई कह रही थी। वहीं किरण अपनी सांसें रोके नीचे देखने लगी। सारंगी अब की झट से फ़ोन उठा लेती है। ये देख वे बाहर निकल जाते हैं और दोनों की सांस में सांस वापस आती है। एक हेलो की आवाज़ के सारा इंतज़ार भांप लिया जाता है। अरुण को तो इंतज़ार था कि मोबाइल मिलते किरण से उसका सामना होगा, पर शायद वक्त को अभी मंजूर नहीं था। सारंगी फ़ोन उठाते ही सारी बात कह सुनाती है। क्या कहता, अब उस भोला का गोला बनाने का मन तो कर रहा होगा, तो करे क्या? सारंगी अब फ़ोन किरण की ओर बढ़ाती है, पर हाथों पे मेहंदी की वजह से वह फ़ोन नहीं ले पाती, तो सारंगी उसके कानों से फ़ोन सटा के उसके पास बैठ जाती है। कितना इंतज़ार कराओगी? तड़पा कर जान ही ले लोगी क्या? किरण का मन भाप, अब तो तुम्हें देखने की तड़प और भी बढ़ गई है। बताओ क्या करूं इस तड़प का? वे लेटे लेटे करवट लेता तकिया सीने से भींच लेता है। मैं अपनी तस्वीर पोस्ट से भेज देती हूँ। रुआसी होती है, किरण धीरे से कहती है। उस पार से उसकी रुआसी भोली सी आवाज़ को दिल से महसूसते अरुण बंद होठों के अंदर कस के मुस्कुरा उठता है। और मान लो डाकिया भी बेईमान निकला तो? एक कोर को झुकाए हुए नयन सोचने लगे थे, पर उसे क्या पता कि उसका भोलापन किसी के अंतर मन में सीधा उतरता जा रहा था। इस जमाने ने वे पोस्ट से अपनी तस्वीर भेजेगी, ये सोचते उसकी मन की गुदगुदी रुक ही नहीं रही थी। किरण सच में सोच में पड़ी थी। इधर दोनों के बीच फंसी सारंगी की हालत पर तो उन दोनों का ध्यान ही नहीं गया। वे बार बार अपने पैर का एंगल बदलती, पर फ़ोन उसे वैसे ही पकड़ कर रखना था। आँखें ऊब कर वे अधलेटी किरण के कानों के पास फ़ोन कुशन से टेक लगाकर रखती वहाँ से निकलने लगती है। फ़ोन सारंगी के हाथों से अब कुशन से टिका था, पर किरण का तो सारंगी की ओर ध्यान ही नहीं गया। वह कब कमरे से बाहर चली गई। क्या कहें कि हम क्या भूले, नाम भूले, काम भूले, तेरी याद में अपनी बिसात ही भूले। बड़ा गुमा था हमें अपने पत्थरे दिल पर तेरे एहसास ने हम अपना जहाँ ही भूले। इस पर किरण धीरे से खिलखिला उठती है। अच्छा बोलो, क्या तुम्हारे दिल में ये अरमान नहीं उमड़ता कि अपना सपना सच में सामने देखूं? उतना तो नहीं। वह नाम में सर हिलाती निचला होठ का किनारा दबा लेती है। क्यों? मैंने देखा है आपको। कब? कहाँ? आप सामने ही तो थी। कब? गरबा में, बिल्कुल आपके सामने। अब किरण का मन भी शरारत से खिल उठा था। ओह, अब जाकर अरुण समझ पाया कि जिसके संग वे पार्टनर बना गरबा खेल रहा था वे तो वही थी। उफ, खुद पर ही गुस्सा आ गया कि वे उसके कितने पास थी और वे जान भी नहीं पाया। और साथ ही ये सोच कर भी हंसी आ गई कि तब कितनी अनाड़ी की तरह वे गरबा खेल रहा था।
तभी उसे यह एहसास हुआ कि क्यों वे इतना अच्छा खेलने के बाद भी उसके पास से हटी नहीं थी। अब कि वह भी धीरे से मुस्कुरा उठा। ये तो गलत बात है, मेरी इजाज़त के बिना मेरा दीदार और मुझे एक झलक भी मुयस्सर नहीं। बड़ी बेरहम कातिल हो, हमें घायल भी कर दिया और हमें पता भी नहीं चलने दिया। एक मीठा सा दर्द लहर बनकर किरण के तन मन को हिला गया। अब उसका मौन ही सांसें यूं ही आर पार अपनी यात्रा तय करता रहा। जाओ, अब मैं तुम्हें नहीं देखूंगा। क्यों? किरण पल भर में बेचैन हो उठी। क्योंकि अब मैं तुम्हें तभी देखूंगा जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में होगा और हमारे बीच बस एक सांस भर की दूरी होगी। तब देखना, ये रुत, ये हवा, ये मौसम भी थम जाएगा। बस एक टक मैं तुम्हें देर तक निहारता रहूंगा। तुम्हारी आंखों के समंदर में पूरी तरह से डूब जाऊंगा, बह जाऊंगा कतरा कतरा होकर। बस तब एक तुम और मैं होगा आमने सामने। अब बस इसी पल के बाद से मैं तुम्हें अपने पास देखूंगा रोजाना। तब मेरी हर सुबह हर शाम बस तुम ही होगी। मेरी हर सांस बस तुम्हारे होने को ही अपनी अंतरस महसूस करेगी। उस पल का शिद्दत इंतजार रहेगा मुझे। किरण कुछ कहना भूल कर बस आंखें बंद किए उस इंतखाब को जीने लगी थी। किरण, एकदम से अरुण की आवाज से ढेर अनुरक्ति उमड़ आई, जिसे किरण के मन को भी बेचैन कर दिया। अब बिन देखे तुम्हारे नाम ने मेरे मन की इतनी कशिश भर दी है, तो न जाने तुम में कितनी कशिश होगी। अब तो तुम्हें सामने देखने के लिए बड़ा दिल संभालते हुए आने का हौसला करना होगा। न जाने किस तीर से घायल हो जाए मेरा बेचारा मन। किरण तो बंद होठों से बस अपनी बड़ी हुई धड़कन क्यों ही गिन रही थी। बहुत अकेला था मेरा मन, पर जाने अब तुम्हारे एहसास ने मेरे अकेलेपन को अपने में समेट लिया है। किरण, तुम मुझे भी यूं ही अपने आंख में समेट लेना। बस तुम में खो जाना चाहता हूँ, अपना वजूद तुम में समाते हुए देखना चाहता हूँ। बहुत अकेलेपन की कर्कश धूप में जला है मेरा मन। क्या इसे अपने प्यार की बौछार से सहला दोगी तुम? बोलो, क्या इतना प्यार दोगी मुझे? मैं प्यासा समंदर हूँ, क्या इसमें प्यार के समंदर में समेट लोगी मुझे? किरण निशब्द थी, बस उसकी उफनती हुई सांसें जैसे उसके मन का आभास उस पार पहुंचा दे रही थी। कुछ पल यूं ही खामोशी को सुनते वे मौन एक दूसरे के मन को चुपचाप उतरते रहे। यूं ही छोड़कर मत जाना किरण, नहीं तो दीवाना तो हूँ, पागल और हो जाऊंगा। कहता वरुण हंस रहा था तो किरण आंख बंद किए अभी भी उसी आभासी दुनिया में घूम रही थी। तभी किसी आवाज के तेजी से आते वे उसे हड़बड़ा देती है। वे आंख खोले सुनने लगती है। गौरा बुरी तरह से रंभा रही थी। अरुण रिसीवर लिए रहा, पर किरण फोन छोड़कर उठ गई थी। उसने आज तक गौरा की इतनी तेज रंभाती आवाज नहीं सुनी थी। ये तो क्रंदन था। वे झट से उठती हुई बाहर की ओर भागती है। जो वे बाहर गौरा के पास पहुंच रही थी, उसका क्रंदन किरण को परेशान किए दे रहा था। वे तेजी से दौड़ती हुई वहां पहुंची जहां सारे जानवर बंधे होते थे। सारंगी गौरा के पास खड़ी उसे संभाल रही थी, पर गौरा थी कि बार बार मुंह झटकती रंभाना रोक ही नहीं रही थी। क्या हुआ गौरा को? किरण परेशान होती उसके पास आ पहुंची थी। पता नहीं दीदी, आज न खा रही है न पी रही है, बस ऐसे ही रंभाई जा रही है। ओहो, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं? डॉक्टर चाचा को बुलाएं क्या? किरण गौर से उन्हें देख के परेशान हो उठी थी। असल में गौरा को माँ मानकर बड़े प्यार से उसकी देखरेख करती थी। उसे परेशान देख वह बेचैनी से गौरा के पास आती, उसके मुंह के पास घास का ढेर सरकाने लगी। पर जब वह अपना मुंह घुमा लेती है तो किरण एक हाथ से उसकी पीठ सहलाती, दूसरे हाथ से उसका चेहरा सनाने लगती है। यही पल था जब गौरा किरण का हाथ चाटने लगी थी। ये क्या किया दीदी? आपकी सारी मेहंदी तो खराब हो गई, अब रचेगी कैसे? सारंगी की बात पर किरण का तो ध्यान अब उसकी हथेली की ओर गया। गौरा को संभालने में वे अपने हाथ की मेहंदी भूल ही गई थी। अब रुहासी सी होती अपनी दोनों हथेली अपनी आंखों के सामने कर दी, कह उठी, ये क्या किया क्या गौरा? गौरा ने बची मेहंदी भी उसकी हाथ से छांट ली थी। गौरा की आवाज अब तक किरण के पिता तक भी पहुंच चुकी थी। वे भी उसे देखने वहां आ गए। किरण के स्नेहपूर्ण स्पर्श से गौरा शांत हो गई थी, पर अपनी हथेली की मिटी हुई मेहंदी से उसका मन उदास हो उठा था। मेहंदी से उसे अरुण का ख्याल आता है और उसके ख्याल से उसे अपना फोन यूं ही छोड़कर आना
जैसे उसे याद आता है वे और परेशान हो उठती है, पर अपने बाबूजी के आने से वे वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। वे भी आते गौरव को ध्यान से देखते हुए कहने लगे, अभी तो ठीक है, पता नहीं क्या हुआ होगा, बेचारी बेजुबान जीव है, जाने क्या तकलीफ रही होगी। किरण देखा जरा। किरण का ध्यान अपनी ओर करने वे उसे पुकारते हैं तो इशारे से सारंगी को उनके खून के बारे में बता रही थी। जी बाबूजी, पता नहीं क्या हुआ, मैं तो घबरा के जल्दी से भागी चली आई। किरण की घबराई आवाज में यूं ही फोन छोड़ने का मलाल भी था, पर क्या करे, यूं ही वापस भी नहीं जा सकती थी, तो सारंगी उसे हाथ से इशारा करती अब खुद चली जाती है। सारंगी को लगा था कि फोन अब तक कट गया होगा, पर रिसीवर उठाए और हेलो के इंतजार की बेख्याली का उसे ही अंदाजा हो जाता है। किरण के फोन अचानक छोड़ने के कारण को सारंगी जस का तस बताती हुई फोन रख देती है। अरुण अब उठकर खिड़की के खुले आसमान की ओर देखता खड़ा था। उसका एक हाथ चौखट पर तो दूसरे हाथ की उंगलियों के बीच सिगरेट सुलग रही थी। उसकी आंखों के सामने विशाल आसमान के नीले सफेद बादलों का जमावट था, जो बार बार आपस में गुमरा जाते, जाने क्या अकाल ले रहे थे। कभी लगता कोई तीखे नैन उसे ही ताक रहे हैं, तो कभी लगता कोई अधखुले होंठ उसका नाम लेकर कांप गई हूँ। ये महसूस थे वे खुद के बेखुदी पर ही हंस पड़ा। कितना कुछ कहना था उसे किरण से, पर हर बार जैसे वक्त कम पड़ जाता। वह उसे बताना चाहता था कि कौन कमबख्त सूरत से प्यार करता है। तस्वीर तो उसे अपनी याद को एक शक्ल देने के लिए चाहिए थी। उसे तो उसके दिल से प्यार हो गया है। जितना वह उसे जानता गया उसी में घुलता चला गया। उसकी अनछुई मासूमियत अब उसके दिल में गहरे से उतरती गई। वह खुद भी नहीं जान पाया कब उसकी सूनी जिंदगी का इंतजार वह बन गई, कब उसके सन्नाटे की झंकार वह बन गई। वह खुद भी नहीं जान सका। बताना था उसे कि उसे कितना टूट कर वह प्यार करना चाहता है। उसके जिस्म से पहले उसकी रूह में उतरना चाहता है। उससे भी पूछना था कि क्या उसे भी यही लगता है, क्या उसे भी उसका इतनी ही शिद्दत से इंतजार है, क्या वह भी अपना सारा प्यार उस पर लुटा देगी, क्या उसके जैसी हालत उसकी भी है। ये बेचैनी, ये तड़प उसमें भी उठती है। कभी वे उसे मझधार में छोड़ कर तो नहीं जाएगी ना। वे अब कभी उसे कुछ कहती क्यों नहीं। वे खुद में मुस्कुराता हुआ बहुत देर उस जल रही सिगरेट का गहरा कश अंदर खींचने लगता है। गहरा कश अंदर तक उतारते आंख बंद किए खिड़की का टेक लिए उसकी धुंधली सूरत अपने मन के आईने में बनाते बनाते जैसे कोई गीत गुनगुनाने लगा था। जब मैं बादल बन जाऊं तुम बारिश बन जाना, जो कम पड़ जाए सांसें तुम मेरा दिल बन जाना, तेरे लबों पे आए कभी भी हो नाम पहला मेरा तेरी जुबां पे, चाहे ज़माना मुँह मोड़ ले बस तू हर पल मेरा ही रहना, जब मैं बादल बन जाऊं तो बारिश बन जाना। सोचते सोचते वे आसमान की गहरी गहरी आंखों में जैसे गुम हो गया था। अभी कुछ वक्त गुजरा ही था कि होटल के किसी का फोन आते और एकाएक सजग हो उठा। फोन पर बात सुनते सुनते उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और वह तुरंत ही फोन रखकर बाहर जाने को निकल जाता है। जब तो राजवीर उसे रोक पाता, अरुण खुद कार लिए तेजी से बाहर की ओर निकल गया था और अगले कुछ पल में वह तेजी से पोर्च से होता सीधे होटल के अंदर प्रवेश कर रहा था। उसे देखती रिसेप्शनिस्ट भी चौंक जाती है। सबको पता था कि एक दिन बाद उसकी शादी है, तो शायद वे आज नहीं आएंगे। बाकी का स्टाफ भी उसे देखकर चौंक गया था और उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि अरुण ने ना किसी को और देखा ना कुछ कहा, बस सीधे सीढ़ियों से तेजी से चढ़ता हुआ ऊपर जाने लगा। स्टाफ ने उसे देखा तो दीपांकर को आनन फानन में उसके आने की खबर दी गई। वह अरुण के सीढ़ियों से जाने के कारण कोई नहीं जानता था कि वह किस फ्लोर में जा रहा है। दीपांकर भी ऊपर के फ्लोर में था और जैसे ही अरुण के आने की खबर लगी वह भी सीढ़ियों की ओर तेजी से भागा। दीपांकर जिस फ्लोर में था अरुण अब ठीक उसी फ्लोर पर उसके सामने खड़ा था। वह बुरी तरह से सकपका गया और अपनी हड़बड़ाहट छुपाने के लिए वह स्वागत भरी मुस्कान के साथ कह रहा था, वेलकम सर, ऑफिस में चलें। अरुण की बात पर कोई प्रतिक्रिया न देता सीधे उसी फ्लोर के एक रूम की ओर बढ़ने लगा। ये देखते दीपांकर उसके पीछे पीछे चलता हुआ कह रहा था, सर वो
होटल हेरिटेज के लिए गवर्नमेंट रिकमेंडेशन लेटर आया है ना, तो वही चीज़ देखने सर ऑफिस में चले। दीपांकर उसके तेज तेज कदमों के पीछे पीछे चलता हुआ कह रहा था, सर फीमेल स्टाफ के ड्रेस चेंज के लिए कुछ सजेशन जो आपने स्टाफ से मंगाए थे वो देखे। एक तरह से दीपांकर अरुण को रोकना चाहता था, पर अरुण के तेज कदम किसी निश्चित रूम नंबर को तलाश रहे थे। उसके पीछे पीछे चलता हुआ दीपांकर पसीने पसीने हुआ जा रहा था, और तभी वही हुआ जो शायद वे कतई नहीं चाहता था। अरुण झटके से एक रूम नंबर को पढ़ते तुरंत उसका डोर खोलता हुआ दरवाजे पर खड़ा अंदर का हाल देखने लगता है। रूम का दरवाजा अचानक खुलते उस रूम में मौजूद कई चेहरे भी सन्य भाव से दरवाजे की ओर देखने लगे थे। वे सभी बहुत ही स्टाइलिश और भड़काऊ कपड़ों में कुछ जवान लड़कियां थीं। उनमें से कुछ विदेशी रंग रूप की थीं तो कुछ भारतीय दिख रही थीं। अरुण तीखी नजर से उन्हें एक नजर देखता हुआ अब मुड़कर दीपांकर को देख रहा था, जो घबराहट में अपने माथे का पसीना पोंछने लगा था। अरुण के लिए यह दृश्य जितना बताने को काफी था, वे सभी लड़कियां यहाँ क्यों हैं। वे तुरंत ही दरवाजा बंद करता दीपांकर की ओर घूमता है, जो लड़खड़ाते शब्दों में कह रहा था, वो सर होटल में ऑन डिमांड अरेंजमेंट रखना पड़ता है, तो वो कुछ खास गेस्ट के लिए, मैं बस इतना ही जानता हूँ, बाकी सर आकाश सर। वे आकाश का नाम लेता अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। अरुण का चेहरा बुरी तरह से तमतमा गया था। उसे पता था दीपांकर को कहने का कोई फायदा नहीं, सब आकाश के कहने पे हो रहा है, इसलिए बिना समय गवाए वह तुरंत ही वहां से निकलकर वैसे ही तेजी से सीढ़ियां उतरने लगता है। दीपांकर अपनी जगह खड़ा अब एक नजर उस बंद दरवाजे की ओर तो दूसरी नजर उन कुछ स्टाफ की ओर डालता है जो अरुण को पीछे पीछे वहां चले आए थे। बस रूम तक जाते देख वे सभी अपनी अपनी जगह बुत बने रह गए। दीपांकर जबड़े कसता हुआ उस स्टाफ को घूरती नजर से देखता है, जैसे बिन शब्दों के कह रहा हो कि ये सब किसी न किसी स्टाफ के खबर करने से हुआ है, पर कौन है वो ये जरूर पता करते उसे फायर कर देगा। अरुण जिस तेजी से आया था उसी तेजी से अब वह बाहर निकलकर सीधे अपनी कार की ओर बढ़ जाया। दीपांकर का उखड़ा चेहरा और कुछ आंखों देखी हाल देखने वाले स्टाफ से अब सभी को अरुण का अचानक आना पता चल गया था। अब आगे क्या होगा इस पर सभी का संशय बना था, लेकिन अरुण को पता था कि अब उसे क्या करना है, इसलिए वह सीधे आकाश से मिलने उसके ऑफिस की ओर निकल रहा था। वह तेजी से स्टीयरिंग घुमा हुआ वहां से निकला, पर उसे नहीं पता था कि होटल से ऑफिस जाने के सुनसान रास्ते के बीच में उसका सामना चिंगारी भाई और उसके आदमियों से होने वाला है। वह लगातार उसे ट्रेस कर रहा था और उसके होटल से निकलने से दोनों मार्ग पर उसके अपने आदमी छोड़ रखे थे। अब ऑफिस जाने के रास्ते पे उसे जाते देखा तो बाकी के आदमियों को भी वहीं आने को कहता सड़क का रास्ते पर रुकावट डालकर वह उसका इंतजार करने लगता है। सड़क पर एक पलटी बाइक और घायल आदमी को देखते अरुण तेजी से ब्रेक पर पैर जमाते कार रोक लेता है और उस घायल आदमी को तुरंत सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से कार से उतरकर उसके पास चल देता है। वह जो ही उसे पलट कर देखने अपना हाथ बढ़ाता है, कोई धक्का अचानक से पीछे से आता उसे जमीन की ओर धकेल देता है। त्वरित प्रतिक्रिया के लिए अरुण तैयार नहीं था। जिसे जमीन पर गिरा वे अपने सामने देखने लगा था। 10-20 गुंडे टाइप आदमी ने उसे घेर रखा था। हाँ बे, अब बता कितना दम है तुझ में। आवाज सुनते अरुण का ध्यान उस सभी गुंडों में से उस खास गुंडे पे जाता है जो ठीक उसके सामने उन गुंडों के बीच में खड़ा था। अब माजा समझते उसे देर नहीं लगी। वह समझता है कि उस रात का शायद बदला लेने वे आए हैं। तू बहुत उड़ाता है ना लोगों को, आज देख हम तुझ में कितनी हवा भरते हैं, तुझे उड़ाते हैं, देखना। चिंगारी भाई हंसते हंसते अपने गाल पे हाथ रख लेता है, जैसे अचानक पुराना दर्द याद हो आया हो। अरुण देखता है कि पीछे से 2-4 और गुंडे आके खड़े हो जाते हैं। एक तो आते सीधे चिंगारी भाई की ओर देखता तीली अपने दांत के बीच फंसाए हुए कहता है, ए बॉस यही है क्या? अला एक आदमी और अपने बॉस की बजा डाली। चिंगारी भाई अब उसे घूरने लगता है। वह वही आदमी था जो पिछली बार सेल्विन के सामने उसकी किट उतार चुका था। इससे वे खींचता हुआ उसकी ओर देखता है। तो जाना आगे बढ़, तू आज इसकी बजा डाल। और क्या बॉस, एक थप्पड़ में देखना सड़क पे ना ये नाश्ता दिखेगा। अच्छा, एक थप्पड़ में? चिंगारी भाई मुंह बनाते हुए उसे कहता है। और क्या, अपन भी केकड़ा भाई है।
चिंगारी भाई कुछ न कहता, बस अपने गाल को चुपचाप सहलाते उसे देख रहा था। उन सबकी बातों के बीच अरुण उठता हुआ अपने घर कपड़े झाड़ता हुआ खड़ा एक नज़र से सबको देखता हुआ कह रहा था, बच्चों जो मस्ती करनी हो अभी और जाके कहीं और करो। मेरा दिमाग इसमें बहुत गर्म है और बहुत ही ज़रूरी काम से मुझे जाना है, इसलिए प्लीज़ मेरा समय मत बर्बाद करो। क्या बे, तुम हमको बच्चा बोला और तू खुद को खली समझता है? केकड़ा बुरी तरह से फुंकार उठाता। बली न बनो, इसकी चेतावनी दे रहा हूँ। अरुण अब हथेली की धूल झाड़ते हुए कहता है, देख बे, आज हम ना तेरी ऐसी बजाने वाले हैं कि जिंदगी भर के लिए तू टे टे करना भूल जाएगा। चाहे तो अभी भी हमारे पैर पर गिरकर माफ़ी मांग ले। केकड़ा खी खी करता हंसता हुआ बाकी गुंडों की ओर देखता है, जबकि चिंगारी भाई का चेहरा वैसा की वैसा ही सख्त बना हुआ था। सारे गुंडे तैयार थे, कुछ के हाथ में सरिया तो कुछ चाकू तो कुछ बिना औजार तन के खड़े थे। वे सभी अरुण को चारों ओर से घेरे थे। उस घेरे में केकड़ा भी था, पर चिंगारी भाई उस घेरे से बाहर खड़ा था। उन गुंडों को एक वक्र दृष्टि से देखता हुआ अरुण कहता है, देखो तुम सब मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। अरे ये तो मिमियाने लगा। एक बार फिर से उसे गहरे से गुंडे हंस कहकर हंस पड़े कि तभी हवा चली या तूफान आया। पल में केकड़ा जमीन पर पड़ा था और बाकी भी हवा में नीचे एक एक करके टपकते जा रहे थे। वे सभी अरुण को हल्के से ले रहे थे और वह उनका बैंड बजाने की पूरी तैयारी कर चुका था। उन सबका ध्यान अरुण से हटा और उनसे सीधे नीचे झुकते हुए वे एक पैर को चक्र की तरह घुमाते हुए अरुण सबको एक बारगी में ही नीचे गिरा देता है। यहाँ तहाँ वे कभी पत्थर पर तो कभी कंक्रीट की जमीन पर गिर पड़े थे। वे सभी अभी संभल भी नहीं पाए थे कि उन पर लात रखते अरुण एक लंबी फलांग में उन्हें लांघता हुआ सीधी अपनी कार तक पहुंच गया था। चिंगारी भाई मुंह खोले अब देखता रहा। वह इस मार से बच गया था, लेकिन बाकी के जमीन में पड़े गुंडे अब अरुण की ओर उसे पकड़ने भागने लगते हैं। बाद में अब खेलूंगा तुम लोगों के साथ, अभी जल्दी है मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा सारा गुस्सा तुम लोगों पर ही जाया हो जाए। अरुण कार की ड्राइविंग सीट पर बैठता हुआ उन लोगों को बोलता है। सभी मुंह खोले उसका फुर्ती देखते रह जाते हैं। चिंगारी भाई किनारे खड़ा खुद को बचा रहना भी सोच रहा था कि कार को ड्राइव करते करते उसके बगल से निकलते अरुण खिड़की से हाथ बढ़ाकर एक तेज का थप्पड़ आखिर उसे रसीदी कर देता है, जिससे वे एक बार फिर घूमता हुआ धड़ाम से रोड साइड पत्थर से टकराता हुआ नीचे गिर पड़ता है। इसे मेरी ओर से अपने रिटर्न गिफ्ट समझ लेना, कहता हुआ अरुण निकल गया था। अरुण को तो वे सभी मिलकर भी नहीं रोक पाए और वह आसानी से उनके सामने से निकल गया था। पीछे घायल बड़े गुंडे अभी भी करा रहे थे। चिंगारी भाई केकड़ा के पास ही गिरा था, जो खुद करा रहा था और उसे नजरें चुरा रहा था। ये देखते चिंगारी भाई कहते हुए बोलता है, तुम तो एक थप्पड़ में हिलाने वाले थे उसको, क्या हुआ? तो तुम्हारी भी तो बैंड बजा गया, चिंगारी से फुलझड़ी बन गए। चिंगारी भाई अब उसे गुस्से से देखने लगा था। उन गुंडों से निपटकर अरुण उसी तेवर में आकाश के केबिन की ओर बढ़ रहा था। उसके आने से पहले ही दीपांकर आकाश को फोन करके सारा घटनाक्रम बता चुका था। झटके के साथ अरुण केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश करता है। वह जिस आक्रोश के साथ आकाश के सामने खड़ा था, आकाश उसके प्रति उतना ही सहज बना हुआ मोबाइल रखते हुए उससे कह रहा था, वैसे तहजीब तो यही कहती है कि तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था। चलो, ये गलती भी तुम्हारी माफ की। आकाश इतनी शांति से कह रहा था और उनका मिजाज उतना ही चढ़ा हुआ था। वह उसी भाव से बोल उठा, तहजीब की सीमा तो आपने लांघी है और मैं इसके लिए बिल्कुल माफ नहीं करने वाला हूँ। अरुण उसके सामने की मेज के कोने पकड़े उसकी ओर झुका हुआ कह रहा था, आराम से बैठ के बात करो, ऐसा कौन सा तूफान आ गया। आकाश अब सिगरेट सुलगाते हुए आराम से टेक लेता हुआ कहता है, वैसे मेरे आने से पहले खबर तो मिल ही गई होगी, तो अब आप बताएंगे कि होटल को आपने इस इल्लीगल काम का अड्डा क्यों बना रखा है। अरुण अभी भी खड़ा खड़ा चीख रहा था। पब, डांस बार, यहाँ तक कि कैसीनो भी, जबकि ये इस स्टेट में बैन है। अब ये लड़कियाँ, डिस्कस्टिंग ऑल दिस। कम ऑन अरुण, तुम बच्चे नहीं हो कि तुम्हें मुझे ये सब क्यों है बताना पड़ेगा। माय डियर, ये होटल बिजनेस है और होटल में कोई प्रवचन सुनने नहीं आता। ये सब आजकल की डिमांड है, समझना चाहिए तुम्हें। एक गहरा कष्ट छोड़ते हुए अरुण भी अपनी बात बड़े इत्मीनान से कह रहा था, कोई भी गलत काम आज की डिमांड कहकर नहीं किया जा सकता। अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है अरुण।
इसलिए ये सब मुझसे सीखो, तुम आगे बढ़ पाओगे तभी। कोई यहाँ दूध का धुला नहीं बैठा है। अगर कुछ गलत है तो कौन है वे लोग जो अब तक आंख बंद किए ये सब होने दे रहे हैं? वही जो ऊंची जगह बैठे हैं और हम जैसों के पैसों पर बार बार चुनकर आते हैं। जब उन्हें कोई एतराज नहीं, जब उन्हें सब दिख रहा है, सब बेहतर लग रहा है, तो बेहतर होगा कि तुम भी अपनी आंखें इन सब चीज़ों से फेर लो। नहीं कर सकता। वे तन कर खड़ा होता है। इससे आकाश के तेवर उखड़ने लगते हैं और वह सिगरेट को कुचलते हुए खड़ा होता, तेजी से चीख पड़ा, तुम रोकोगे इसे? हाँ, मैं अब और ये सब नहीं होने दूंगा। ओह अरुण, आकाश चीखता हुआ बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ता हुआ कहता है, तुम्हें अंदाज़ा भी है मैंने अपने 11 साल में कैसे और किस तरह से 11 5 स्टार होटल की बड़े बड़े शहरों में चेन बनाई है? उसे तुम अपनी नादानी से धराशायी नहीं कर सकते। अरुण आकाश के हाथ अपने गिरेबान से झटकते हुए कहता है, बेहद अफसोस होता है कि काश मैं अपने बड़े भाई से इन 11 सालों के अनुभव से कुछ सीख पाता, पर नहीं। ये अनुभव वही नहीं, मजबूर लोगों के कंधों पे खड़ी की हुई वे इमारत है जिसमें जाने कितने मजबूरों की बेकसी की मिट्टी मिली होगी। इसलिए नहीं सीखना मुझे आपसे कुछ। अब आकाश तंज भरी हंसी से कहता है, किन मजबूर और किन बेबस लोगों की बात कर रहे हो अरुण? शायद तुम खुद भूल रहे हो कि वही मजबूर लोग हैं जिन्होंने आज से 5 साल पहले तुम्हें ही सारी दुनिया के सामने धोखा दिया था। अचानक अरुण के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। अब वहाँ डर और तनाव नजर आने लगा था। नहीं याद होगा तो मैं याद कराता हूँ। आकाश अब उसके आसपास घूमते हुए कह रहा था, तभी भी तुम सच के साथ खड़े थे। तब क्या हुआ था तुम्हारे उन सो कॉल मजबूर लोगों को, जिन्होंने एक झटके में पैसे को चुना, ना कि सच को, क्योंकि सच से तुम अपनी आंखें बंद कर सकते हो। ये मजबूर लोग अपनी बेबसी का ट्रम्प कार्ड की तरह खेलते हैं। जैसे ही मौका मिलता है बस पैसे को चुन लेते हैं। इनका भगवान सिर्फ पैसा होता है, बस पैसा। इन पर तरस नहीं खाओ, बल्कि इनका यूज करना सीखो अरुण। अरुण अब अपने होंठ चबाता खड़ा रह गया था। वैसे आज एक बड़ी सीख देता हूँ तुम्हें। इस दुनिया में ना बस 2 तरह के लोग हैं। एक वे लोग जो यूज करना जानते हैं और दूसरे वे जो वह यूज होते हैं। तो मैं पहला हूँ और इसलिए यहाँ सबसे ऊपर खड़ा हूँ और यहाँ तक हर कोई नहीं पहुँच पाता। तुम सोचो, आखिर ये इतने सारे लोग जो रोजाना कीड़े मकोड़ों की तरह मर के खप जाते हैं, इन्हें कोई जान भी पाता है? तो अगर इनका हम जैसे लोग थोड़ा यूज भी कर लेते हैं तो इन्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। आकाश अरुण की घबराहट अच्छे से भाप गया था कि 5 साल पहले का ट्रॉमा उस पर कितना असर डालता था। इसलिए वह इस वेदना में उसकी तीक्ष्णता डालता हुआ आगे कहता रहा, ये बेचारे कुछ नहीं होते, बस ढोंग करते हैं बेचारगी का। इन पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। तो मेरी बात समझ रहे हो ना अरुण? अब अरुण निढाल हो रहा था तो आकाश उसे बैठाता हुआ उसके कंधे पे हाथ रखे कहता रहा, इन 2 टके के लोगों पर कोई दीन धर्म नहीं होता। इनका भगवान बस पैसा है, वो हमारे पास है। बस पैसा फेंको और इनका यूज करो। तुम तो मेरे भाई हो, मैं तुम्हें कुछ गलत थोड़ी कहूँगा। इस बात को समझो तुम, नहीं तो इस बात में फिर भी तुम धोखा खाओगे। और इस बार तुमने इन बेचारे लोगों पर तरस खाया तो इस धोखे से तुम कभी संभल नहीं पाओगे। अरुण बेचैनी में अपनी शर्ट की ऊपरी बटन को खींचने लगा था। मैं तो कहता हूँ तुम अभी घर वापस जाओ, ये सब मुझ पर छोड़ दो। मुझ पर भरोसा करो अरुण, जाओ, अभी तुम घर वापस चले जाना चाहिए। कहते हुए आकाश उसके कंधे से हाथ हटा लेता है, जिससे अरुण तुरंत उठता हुआ बाहर निकल जाता है। आखिर क्या हुआ था 5 साल पहले अरुण के साथ? कौन सी घटना उसके अंदर ट्रॉमा भर देती है? और आकाश इस बात का क्यों फायदा उठा रहा था? क्या गलत हो रहा है होटल में? इस कहानी में आगे की राज जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और सुनते रहे बेइंतहा इश्क का सफर। कहानी पसंद आने पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से जरूर साझा करें। धन्यवाद।